काम। अच्छा आने लगे। पहले आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि इस समय समाजवादी पार्टी के आप एक मुख्य पद पर है, महानगर निष्पक्ष के पद पर है। तो ये जो आपको पद मिला है, नई जिम्मेदारी आपको मिली है, क्योंकि इस समय सरकार भी आपकी नहीं है। तो क्या क्या आप अपेक्षा रखते हैं, क्या क्या आप मतलब इस समय आप जो स्क्रीन देख रही हैं, आप इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो भी आप देख रहे हो, जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना का प्रकोप जब बढ़ा था, लॉकडाउन हुआ था, उसमें कितने प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे, कितने किलोमीटर पैदल चले थे। कुछ फोटोग्राफर मैं फेसबुक पे देखूंगी, मीडिया पे देखूंगी, कई बच्चे बेचारे पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। क्या ये भारत के नागरिक नहीं थे? ये भारत के नागरिक थे और सरकार की जिम्मेदारी थी इनके लिए व्यवस्था का सुचारू रूप से चालू रखना। कितने लोग भूखे मर गए, कोई आंकड़ा नहीं। कितने लोगों को भूखे चल के आना पड़ा, कोई आंकड़ा नहीं। क्या इनके लिए बसों का इंतजाम कराना, खाने का इंतजाम कराना, बतौर सरकार और बतौर हिंदुस्तानी नागरिक होना उनका हक था और सरकार को देना कर्तव्य था। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। किसानों के लिए बदहाली आप देखिए, किसान आज आत्महत्या कर रहा है। कितने किसानों आत्महत्या की हैं? आप लोगों के मीडिया के जरिए से हम लोगों को पता चला कि आए दिन किसान लोग फांसी लगाते हैं। क्या फसल का उन्हें सही मानदेय देना या फसल की सही खरीद का उनको पैसा देना क्या सरकारी जिम्मेदारी नहीं थी? आए दिन जब बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या जो फसलें खराब होती हैं और जो किसान का नुकसान होता है, यही सरकार को देना चाहिए मुआवजा उन्हें। लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। जीडीपी नीचे चली गई, व्यापार ठप हो गया। आज जो व्यापार ठप हुआ है, क्या इसके लिए जो व्यापारी वर्ग का नुकसान हुआ, इसके लिए नई नई पॉलिसी लाना सरकारी जिम्मेदारी नहीं थी? सरकार को इसके लिए कार्य करना चाहिए था। अब आप वर्तमान में आप देखिए, बीच में अभी चेकिंग अभियान के नाम पे कितने लोगों का उत्पीड़न हुआ, पुलिस प्रशासन ने कितना भ्रष्टाचार उस टाइम फैलाया। क्या जनता के साथ ये अन्याय नहीं हुआ? कोई आप अभी उदाहरण बता रहे थे, वो क्या था? एक उदाहरण ये था कि सुनने में आया था मुझे, किसी शख्स ने बताया था कि एक आदमी बेचारा जा रहा था, तो चेकिंग के दौरान उसके पास 500 रुपये का चालान हुआ। तो बेचारे ने अपनी माफ़ी मांगी, कुछ भी गलती होगी उसकी, जो भी किया बेचारे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से आदमी परेशान था, नहीं ध्यान रख पाया, तो उससे 500 रुपये चालान कभी हुआ होगा उसका। होने के बाद उसके बाद 500 रुपये जो थे उसने दे दिए, तो वो वहाँ से लौटने लगा। तो जो जिसने मुझे बताया, तो अब उसका मुझे पता नहीं सही है गलत है, लेकिन जिसने मुझे बताया वो ये बताया कि बेचारे वो लौटने लगा, तो उसने उससे कहा भाई तुम लौट क्यों रहे, तुम तो यहाँ जाना था सीधे। तो कहना भाई कुछ खाने के लिए मैं लेने जा रहा था, बहुत दिन से निकला नहीं था, थे मेरी जेब में 500 रुपये ही, वो मैंने चालान में दे दिए, अब मैं घर वापस जाऊँगा। तो फिर उसको दया आई या कुछ भी हुआ, वो इंसान को मैं नहीं जानता, लेकिन उसने जो मेरे मिलने वाला था उसने उसे 500 रुपये दिए और कहने भैया तू ये ले और जा दोबारा ले। तो क्या ये कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी हुई? जब इमरजेंसी, यानी आप ये समझिए कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, तो एक तरह से परेशानी, यानी उसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी टाइप का माहौल था। तो उसमें अगर कोई सहूलियत दे दी जाती इंसानों को या जनता को, तो ये सरकार का यानी कर्तव्य था देना, नैतिक दायित्व था। उसमें यानी परेशान हुआ आदमी, बहुत यानी तकलीफें झेली आदमी ने। झांसी महानगर की हम बात करेंगे दोबारा आपसे। झांसी महानगर में जब आपकी सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी बने थे, उस समय क्या क्या कार्य हुए, कुछ बताएंगे आप? देखिए, हम तो ऊपर वाले क्रम से आपको, यानी सरकार में वर्तमान में हमारी पार्टी सरकार नहीं है, लेकिन तब भी हम अपने कार्य गिना सकते हैं। हमारे झांसी के जो सीनियर लीडर्स थे, माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी और माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी, आसमान भाई, हमारे प्रतिपाल सिंह यादव जी, जब यहाँ के जो उस टाइम ज़रूरतें थी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झांसी आए, तो इन लोगों ने उनको अवगत कराया उससे। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बीटी श्रेणी दी। जाम की समस्या सीपी में थी बहुत, हाल के हाल एक ओवरब्रिज को पास किया, जिसका कार्य हमारी सरकार में शुरू हुआ, लेकिन अभी 3.5 साल हो गए, वो नहीं बन पाया। वो वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी में आ जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने उस टाइम उसे पास कर दिया था। 500 बेड का अस्पताल वर्तमान में, जिसमें कोविड अस्पताल चल रहा है मेडिकल कॉलेज में, 500 बेड का अस्पताल दिया, वो सपा सरकार ने ही दिया था उस टाइम, सपा घोषणा की थी उसकी। ठीक है, रोडों का चौड़ीकरण करना, आप इलाइट से देखें, यहाँ तक मेडिकल के आगे टिकेला तक रोड को चौड़ीकरण किया गया, डिवाइडर बनाए गए, पेड़ लगाए, सुंदरीकरण किया गया, यहाँ तक कि पार्कों का निर्माण कराया गया। एक पार्क तो बहुत बड़ा, आपको याद होगा, गुलाम गौस खां पार्क, बड़ा अच्छा शहर के बीचों बीच बनाया गया। और
जेल चौराहे से लेके बिजौली तक की रोड को चौड़ीकरण किया गया। ऐसे बहुत से अनेक कार्य हैं समाजवादी पार्टी ने सरकार रहते हुए 2012 से 2017 के बीच में किए, जिनको हम आज गिनाते हुए यानी अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि हम सरकार में रहे तो हमने इतने अच्छे कार्य किए। हम तो अपने पुराने कार्यों को यानी आज जैसे 108 एम्बुलेंस चलाना, 100 नंबर डायल, लैपटॉप बांटना, आज आप देखिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ क्या है भाई? लैपटॉप की ज़रूरत है या एंड्रॉइड मोबाइल की ज़रूरत है। तो ऊपर वाले का शुक्र है, देखिए हमारी पार्टी कितनी दूरदर्शिता सोचती थी कि आने वाला भविष्य इंटरनेट का होगा। भले वो इस काल में ऐसा देखने को मिला, लेकिन हमारी पार्टी ने लैपटॉप तब बांटे थे 5-6 साल पहले। तो आप इस अंदाज लाई, हम तो अपने यानी कार्य गिना सकते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार अपने एक कार्य को गिना के बताए कि हमने ये कार्य किया है और जनता इस सब चीज़ों देखी। और आने वाले वक्त में 2022 में जनता इस चीज़ का हिसाब लेगी और 2022 में हमारी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। जैसे महानगर में आप देख रहे हैं क्राइम, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर काफी कही गई है। आपकी सरकार में भी क्राइम थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समय क्राइम ज्यादा है कि उस समय ज्यादा थे? आपका क्या आकलन कहता है? देखिए, क्राइम के लिए दायित्व होता है सरकार को कंट्रोल करना। अब ये कैसे करता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जब हमारी सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में, हमने 100 नंबर डायल को चालू किया, जिसमें अपराधियों के दिल में भय हुआ, अपराध कम हुआ। जो इंसाफ लोगों को नहीं मिल पाता था, जैसे सपोज करिए आप पुलिस प्रशासन के पास, जैसे एसओ के पास कोई आदमी गया, नहीं सुना उसने, लेकिन 100 डायल में 100 डायल करता था और आपके घर तक पुलिस आती थी, आपकी समस्या सुनती थी और आपके समस्या को सुनने के लिए इसका लखनऊ में कंट्रोल रूम था, जवाब देना पड़ता था लोकल पुलिस को। तो ये हमारी उपलब्धियां सरकार की, हम लोगों ने शुरुआत की थी और इस कार्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे 2022 में। 2022 में आप यही सब काम आप दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ, ऊपर जाएगा और आने वाले कार्य में और करेंगे। हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे, हम रोड परिवहन को बेहतर करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में और अपने चीज़ों को बढ़ाएंगे और स्कूल और कॉलेज को डेवलप करेंगे, हम और अस्पताल खोलने के लिए कार्य करेंगे। हम यानी जितना हो सकेगा जनता की सेवा करने का कार्य हम लोग करेंगे। जैसे वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, लगभग 3.5 साल क्रॉस हो गए हैं लगभग, तो आपको लगता है कि इनके कोई झांसी में कोई ऐसा कार्य या कहीं कोई कार्य आपकी नज़र में आया है? हम तो अपने कार्य गिना रहे हैं, आप उनका एक कार्य गिनाइए। नहीं, अभी तो हमें नहीं मालूम। नहीं, मैं आप लोग सवाल किया, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, हमने आपको अपने कार्य गिनाए, हमने आपको बताया कि B2 श्रेणी हमारे सपा शासन काल में हुई, रोडों का चौड़ीकरण हमारे सपा शासन काल में हुआ, 500 बेड का अस्पताल हमारे सपा शासन काल में हुआ और सुंदरीकरण हुआ और किसान बाजार बना और किसान बाजार बना हुआ है, जिसका नाम किसान बाजार रखा हुआ है। मैं क्षमा चाहूँगा आपको बुरा हूँ, लेकिन उसमें किसान तो है नहीं, उसमें सारे व्यापारी लोग आ गए हैं। जबकि आपके अब देखिए, किसी ने ली उसको रीसेल कर दी, तो इस पर ना हमारा अधिकार है, उस पर ना आपका अधिकार है। भाई आपने जमीन ली और जमीन को फिर किसी को रीसेल कर दिया, हमने तो नियत यही करी थी किसान ने। हाँ, उद्देश्य तो हमारा ही था, किसान उसमें प्रमोट करना था हमारा किसानों को। अभी जो नई कृषि नीति आई उस पर कुछ बोलेंगे आप ये बताइए, जब हम लोग सत्ता में थे तब उसमें आप देखिए कि किसानों के लिए हम लोगों ने जितना बेहतर काम हो सकता था उनका जो मुआवजा देने का हमने किया। आज आप बताइए कि जितने किसान मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये फांसी कब आदमी लगाता है जब उसका कोई चारा नहीं बचता। आज किसानों ने कितने फांसी लगा दी, तो आप इससे आप अंदाजा लगा रही है वर्तमान की स्थिति आती किस सरकार में किसान खुश था। इस सरकार में आप ये देखिए किसान फांसी लगा रहा है, हमारे ऊपर वाले शुक्र है उस जमाने में किसानों के साथ ऐसे हालात नहीं थे। तो ये सब जो चीज़ें ऑन न्यूज़पेपर आप ही लोग से हम लोग को देखने को मिलती हैं, आप जनता इसका खुद आंकलन कर लेगी कि आज वर्तमान में किसान ने फांसी लगाई और हमारे ज़माने में हम किसानों को मुआवजा देते थे, उनकी फसल के खरीद करते थे। आज के वर्तमान में आप बता दो कहाँ ये सब चीज़ें हैं। आप चूँकि महानगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, भावी योजनाएं क्या हैं? हम अपने जो पुराने कार्य थे उनको और बेहतर करेंगे और हम शिक्षा के क्षेत्र में, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम परिवहन के क्षेत्र में और जो जो चीज़ें हमारे आने वाले वर्तमान में जनता से द्वारा जो हमें ज्ञात होता जाएगा कि क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, हम उन क्षेत्रों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उनकी लगातार सेवा करने की कोशिश करेंगे और समाजवाद की स्थापना करेंगे। बहुत से देख रहे हैं कि बहुत से लोग आप इस समय समाजवादी पार्टी की मतलब काफी आ रहे हैं लोग वहाँ, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी जुगल जी आई थी, देखिए हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, हम माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, हम माननीय नेता हमारे आजम खान साहब को उनको फॉलो करने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो वर्तमान अखिलेश यादव जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम उनके टीचिंग को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं।
हमने इन सब से यही सीखा है कि समाजवाद की स्थापना हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर जगह न्याय का दीप जले, और हम लोग हिंदुस्तानी है, सबसे पहला हमारा कर्तव्य है बीइंग इंडियन कि हर भारतीय हमारा भाई है, समाजवाद की स्थापना हो, हम यही चाहते हैं। और इससे जो भी मुतासिर है हम उसका स्वागत करते हैं। और आप ये देख लीजिए, डिवाइड एंड रूल की नीति ज़्यादा नहीं चलती। ये लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का जो कार्य किया, लोगों को जो भी हुआ एक्सपेक्ट मैं नहीं जानता, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ लोग रुझान रखते हैं, अपना शामिल हो रहे हैं बड़ी तादाद में। डेली आप देखें, कहीं ना कहीं आप तो खुद पत्रकार हैं, इस मीडिया से आते हैं, आप खुद ही इन सब चीज़ों में इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि समाजवाद से कितना बड़ा यानी जनता का लगाव बढ़ता जा रहा है, और दिन पर दिन ये कारनामा बढ़ता जाएगा, और ये परिवार हमारा और बड़ा होगा, और 2022 में पूर्ण रूप से हम सरकार बनेंगे। जैसे अवैध खनन को लेकर बड़ी समस्या चल रही है, तो इस पे कुछ आपकी राय है? अवैध खनन जैसे बुलंदशहर में सबसे ज़्यादा पत्थर वगैरह होता है हमारे यहाँ, इस पर कोई आप इस पर कुछ बताएंगे आप? मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो भी किसी भी तरह का कोई भी कार्य होता है जो जनता के विरोध में होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि टैक्स जनता देती है, जनता अपने खून पसीने की कमाई से सरकार को टैक्स देती है। अगर वो कहीं भी भ्रष्टाचार में जाता है तो किसका पैसा गया? जनता का गया, नुकसान जनता का है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें आप जनता का नुकसान करके आप हित नहीं कर रहे, अनित कर रहे हैं। अब वो किसी भी रूप में हो, चाहे खनन के रूप में हो, स्वास्थ्य घोटालों के रूप में हो, परिवहन घोटालों के रूप में, एक्सवाइजेड कोई भी हो, तो जनता का नुकसान है और जनता इसका हिसाब लेगी। ये बताइए, जैसे बिजौली जैसा क्षेत्र है, बिजौली क्षेत्र में काफ़ी आप देख रहे हैं, कुछ पत्रकार लोग उसकी मांग उठा रहे हैं। वहाँ पर कुछ मतलब काफ़ी जमीन है, सरकारी जमीन है, उसको भाई मतलब वर्तमान सरकार के बाशिंदे लोग उसको बेच रहे हैं, इस तरह की बहुत प्रकरण आ रहे हैं। इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे या जब आपकी सरकार आएगी तब करेंगे आप? देखिए, हम तो समाजवादी पार्टी का मोटो है न्याय। हम तो हमेशा न्याय करने के लिए बाध्य हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि हर इंसान जो भी गलत करता है उसको हम गलत ही कहेंगे। सरकार में रहते हुए सरकार का दायित्व होता है जवाब देने का। आप लोग इस चीज़ का सवाल करिए वर्तमान अथॉरिटीज से कि साहब ये ऐसा ऐसा गलत हो रहा है। हम विपक्ष में, हम आपके माध्यम से सवाल करते हैं कि आप इस चीज़ का सवाल का जवाब लेके आइए कि वहाँ पे अगर ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसा, इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो क्यों नहीं हुई? आप मीडिया से हैं, आप इसको जाके उनसे पूछिए। मतलब ये कहना चाहेंगे इस समय आप? हाँ, क्यों भाई, ये जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी? अगर कोई चीज़ गलत हो रही है इसकी जिम्मेदारी सरकार को, जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती। हम तो आपकी तरफ से हैं, हम तो आपकी तरफ से हैं कि हम तो सवाल कर रहे हैं इस चीज़ का कि क्यों हो रहा है। ये आप सवाल करिए लोगों से। अगर कोई चीज़ हो रही है जो आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चलती है, हम लोग पढ़ते हैं अखबारों में कि साहब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं इसका सवाल है आप, तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्या करा। अब मेरा सबसे लास्ट सवाल है, थोड़ा कड़वा है, अब लास्ट में कड़वा भी जरूरी है। आपने सरकार की सारी उपलब्धियां गिनाई, आपने 5 साल पूर्णतः अखिलेश जी को पूर्णतः बहुमत मिला हुआ था, उन्होंने बढ़िया कार्य किया है, खूब अच्छे काम किए, हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन सरकार क्यों चली गई? क्या गुंजाराज की वजह चली गई? नहीं, कभी कभी क्या होता है, मतलब क्यों पसंद नहीं किया? नहीं देखिए, होता क्या है कि इसमें हम आपको बताएं, हम लोग से ये कहना कि सब इस वजह से चली गई, नहीं। हम अपने जो कार्य हमने किए, हम उनको जैसे प्रचार ये लोग करते हैं, अभी इन्होंने मीडिया को कैप्चर करके लोगों को प्रचार करना चालू कर दिया। हम झूठा प्रचार नहीं करते, हम जो वादे करते हैं ईमानदारी से करते हैं, हम जुमले नहीं बोलते। हम जो कार्य कर रहे हैं हम अपने उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाए, ये हम इस चीज़ के लिए जनता तक हम पहुंचा नहीं पाए इस कार्य को। जैसे झांसी में से हमने रोडों का चौड़ीकरण किया, स्वास्थ्य सेवाएं दी, 108 एम्बुलेंस किया, 100 डायल दिया, हम कार्य करने में विश्वास करते हैं। और दूसरे लोगों ने क्या किया कि अब जैसे सपोज करिए उन्होंने बस केवल जुमले दिए या एक्सपायरी कुछ भी करते रहे, हम झूठे वादे नहीं करते। हमने जो वादे किए थे हमने उसे 100% किया। हो सकता है कि हम उन्हें पहचाने में जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम नहीं आ पाए। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे अगली बार हम अपने सारे जो कार्य हैं उनको लेकर जनता तक जाएं, और जनता की जो समस्याएं थी जो हम नहीं लेकिन सपा शासन काल में अपराध बढ़ते हैं, इसके ऐसा देखिए, ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर सपा शासन काल में ऐसा होता है वैसा होता है, आप ये बताइए क्या नॉर्मल सी बात है, वर्तमान सरकार की आप स्थिति देख लो, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए, हो रहा है ना। तो आप ये कहेंगे सपा शासन हमारे कार्य में तो हमेशा राम राज की स्थापना रही। हम तो वाले से दुआ करते हैं कि 100 डायल जिस टाइम चालू हुई थी उस टाइम आप देख सकते हो कि अपराधियों में कितना खौफ पैदा हो गया था।
यहाँ से गाड़ी निकल जाती थी, चोर उचक्के और जो अपराधी हुआ करते थे वो क्षेत्र को छोड़ के भग जाया करते थे। हमारे टाइम में तो 100% अपराधी अंडरग्राउंड हो गए थे। ये कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं आपका एक मोबाइल नंबर जानना चाहता हूँ, किसी को जरूरत पड़े तो वो मतलब मेरे माध्यम से मोबाइल नंबर बोल दीजिए अपना। 786 0 65 88 24। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा।